नमस्कार दोस्तों। अभी हम भारतीय इतिहास का इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इसके समकालीन सभ्यताओं का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो थी 2350 से लेके 1750 BC। ये कार्बन डेटिंग से जो कार्बन डेटिंग होती है उसके हिसाब से ये डेट निकाली गई है। तो ये है 2350 से 1750 BC ईसा पूर्व। और जो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो इसके समकालीन जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पे थी। दूसरी है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पे थी। और तीसरी है चीनी सभ्यता जो वुहांग या पीली नदी के तट पे थी। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो इसका विस्तार कुछ इस तरह से था। जो सबसे उत्तरी भाग था इसका ये मांदा था, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका जो पूर्वी भाग था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी भाग दायमाबाद महाराष्ट्र में है और पश्चिमी भाग है इसका सुद कांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये बहुत बड़े एरिया पे फैली हुई थी। उत्तर से दक्षिण तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर थी और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर थी। भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर जो सर्वाधिक पुराना प्राचीन स्थल मिला है वो है बालाथल। बालाथल उदयपुर ज़िले में है जो राजस्थान में है। तो ये सिंधु क्षेत्र से बाहर सबसे पुरानी बस्ती है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। जहाँ पे सबसे पहले कृषि होने के साक्ष्य मिले हैं तो वो मेहरगढ़ में मिले हैं। जो इंडस सिंधु शब्द है, जो इंडस कहा गया है, इंडस से ही भारत को इंडिया कहा गया है। तो ये इंडस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कुछ इस तरह से होती है कि जो फारस का सम्राट था डेनियस प्रथम ने 2825 ईसा पूर्व में लगभग सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इसने सिंधु क्षेत्र को अपने राज्य में मिला दिया था। बाद में जो सिंधु क्षेत्र था सिंधु क्षेत्र था उसको सिंधु न कह के अरब और पारसियों ने इसको हिंदू कह दिया। और इसको सिंधु जो आज हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। तो ये एक सिंधु घाटी की वजह से हिंदू कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल थे उनके खोजकर्ता और कब उनकी खोज हुई। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा मोंटगोमरी ज़िले में है जो पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान में। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। इसी की वजह से इस संस्कृत सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो ये लरकाना ज़िला है, सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी। तीसरा है सुत कांगेडोर। तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है जो पाकिस्तान में है। और आर.एल. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज 1927 में की थी। अगला है चंदहुदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है चंदहुदड़ो और सिंध प्रांत में है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो एन.जी. मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने एन.जी. मजूमदार ने 1931 और अर्नेस्ट मैके ने 1935 में इसकी खोज का दावा किया। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है जो मादर नदी के तट पर है। तो इसकी खोज रंगपुर की M.S. वत्स ने 1931 में की और रंगनाथ राव ने 1953-54 में। अगला है डब्रकोट। तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान में। आर.एल. स्टाइन द्वारा इसकी खोज की गई और उनके साथ में थे अर्नेस्ट। तो 1935 में इसकी खोज हुई थी। और अर्नेस्ट मैके ने इसमें उत्खनन का काम किया था आर.एल. स्टाइन के साथ। अगला है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा गंगानगर ज़िले में है
जो राजस्थान में है, भारत में है। ए घोष और बी लाल एवं बी के थापर, तीन लोगों को इसके खोज का श्रेय जाता है। ए घोष ने 1953 में और बी लाल और बी के थापर ने 1961 में इसकी खोज की। कोट दीजी जो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी 1955 में। अगला है रोपड़, पंजाब में है, भारत में। तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1953 से 56 के बीच की थी। अगला है हमारा लोथल, जो अहमदाबाद ज़िले में है, वर्तमान में गुजरात, भारत में। तो ये RSR राव ने इसकी खोज की थी 1957 में। अगला जो हमारा है अली मुराद है, ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। बाड़ा है, ये रोपड़ के आसपास ही है। आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है, इसकी खोज की थी BD शर्मा ने 1958 में। संगौल है, लुधियाना, लुधियाना में, पंजाब में, जो भारत के पंजाब प्रांत में है। और तलवार और बिष्ट ने इसकी खोज की थी। मित्थल अगला प्रांत है, मित्थल जो भिवानी ज़िले में है, हरियाणा में। तो इसकी खोज पंजाब विश्वविद्यालय ने 1968 में की थी। अगला है सुत कोटा, तो जो कच्छ ज़िले में है, गुजरात में। जगपति जोशी ने इसकी खोज 1972 में की थी। अगला बनवाली है, जो हिसार ज़िले में है, हरियाणा के। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी 1973-74 में खोज की थी। अगला राखीगढ़ है, जो जिंद ज़िले में है, हरियाणा के। प्रोफेसर सूरज भान ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा है अगला स्थान, ये है कच्छ ज़िले में, गुजरात के। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में इसकी खोज की थी। बालाकोट पाकिस्तान के कराची से 98 किलोमीटर दूर सोमाली की खाड़ी में है, और इसकी खोज GF डेल्स ने 1963 से 1976 के बीच की थी। तो ये हमारे जो हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल थे, उनके खोजकर्ता और कब इनकी खोज की गई, तो इसके बारे में था। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसका एक मुख्य गुण ये है कि यहाँ मतलब जो सिटी प्लानिंग थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी थी। ग्रिड पैटर्न पे यहाँ के मकान और सड़कें बनी हुई थी। सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और सड़कों और मकान के बीच ठीक से गैप होता था, और घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। या यहाँ बंद नालियों का काफ़ी प्रचलन था, कि जो नालियाँ होती थी पानी की, गंदे पानी की, वो सारी नालियाँ बंद थी। और यहाँ पे पक्की ईंटें मिली हैं, जिनका साइज़ था 10x20x40 सेंटीमीटर, जो 40 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची थी। तो इन ईंटों का प्रयोग कुओं के निर्माण में हो रखा है। जो कुएं थे वहाँ, पानी के कुएं, उनमें इन ईंटों का निर्माण हो रखा है। इसमें भूमिगत जल निकासी प्रणाली, इन लोगों को जो इनका काम करने का तरीका था वो काफ़ी वैज्ञानिक था। तो ये पूरी तरह से एक टाइप से साइंटिफिक जानकारी रखने वाले लोगों की सभ्यता थी। और जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था वो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो। तो इसकी आबादी लगभग 40,000 के आसपास आंकी जाती है। और मोहनजोदाड़ो का एक प्रसिद्ध स्नानागार है, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और 8 फीट गहराई थी। तो ये काफ़ी व्यवस्थित एक स्नानागार टाइप का बना रखा है। और इस स्नानागार के आसपास कपड़े चेंज करने के चेंज रूम भी बनाए गए हैं, मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्नागार भी था एक, जिसका साइज 150x50 फीट है, मतलब 150 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा। तो एक काफ़ी बड़ा अन्नागार भी मिला है इस जगह पे, मोहनजोदाड़ो में। और अगला है हमारा हड़प्पा। तो जो हड़प्पा शहर था, सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की खोज हुई, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो एक चीज़ स्किप कर गया मैं, जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतों का टीला, मतलब जो कंकाल, जो मृत शरीर थे उनका टीला, तो इसलिए उसका नाम मोहनजोदाड़ो रखा गया है। जो हड़प्पा शहर था वहाँ पे भी नगर दुर्ग था, और जो यहाँ का धान्य कोठार था, मतलब जो अन्न भंडार था, वो नगर दुर्ग से पश्चिम दिशा में था। और हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा शहर था, उसमें जो नगर दुर्ग था, उसकी दीवार के ठीक नीचे बंकर टाइप के बने हुए थे।
तो ये हो सकता है मज़दूरों के रहने के लिए हों। अगला है हमारा चंदहूदड़ो, तो यह एकमात्र शहर है जिसमें नगर दुर्ग नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ नगर दुर्ग नहीं था। तो ये शहर है चंदहूदड़ो। और जिस तरह से मोहनजोदाड़ो शहर के ख़त्म होने के टाइम ये माना जाता है कि यहाँ बाढ़ आई होगी, तो वहाँ पे बाढ़ के काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं। तो चंदहूदड़ो में भी बाढ़ के काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं। अगला हमारा कालीबंगन है। तो जो कालीबंगन है वो दो सिंधु शहरों में से एक है। यहाँ आद्य हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के वो मिलते हैं। जैसे आद्य हड़प्पा संस्कृति में खेत जोते जाते थे और हड़प्पा काल में इनको जोता नहीं जाता था बल्कि खोदा जाता था। तो यहाँ जो कालीबंगन है यहाँ पे खेत जोतने और खेत खोदने दोनों के प्रमाण मिले हैं। और चंदहूदड़ो में जो पुरातत्वविदों ने दो चबूतरे ढूंढे हैं जो यज्ञशाला टाइप के मालूम पड़ते हैं। तो चंदहूदड़ो में यज्ञशाला टाइप के चबूतरे भी मिले हैं। अगला हमारा लोथल है। जो लोथल है वो ईंटों की कृत्रिम गोदीबाड़े वाला एकमात्र शहर है। यह सिंधु वासियों का प्रमुख बंदरगाह था। जो हमारे चावल की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लगभग 1800 ईसा पूर्व के, तो ये लोथल से ही मिले हैं। यहाँ पे जो चावल का भूसा होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और जो ये हमारा अगला है हमारा बनवाली। तो बनवाली आद्य तथा हड़प्पा संस्कृति के प्रथम चरण का। तो इसमें जो हमारा बनवाली है इसमें आद्य हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों चरण के मिलती जुलती चीज़ें मिलती हैं। अगला है सुत कोतदा। तो यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ पर वास्तव में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी में सुर कोतदा में मिले हैं। सुर कोतदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा है धौलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नवीनतम शहरों में से जिसकी खोज सबसे नवीनतम में हुई है उनमें से धौलावीरा एक है। और सबसे बड़े स्थलों में से भी एक है ये, जो काफ़ी विशाल था धौलावीरा। तो धौलावीरा है वो अन्य शहरों की भांति जो बाकी शहर थे उसमें दो टाइप के मकान थे। एक जो अंदर मुख्य था और एक दूसरा बाहर की तरफ था। लेकिन जो हमारा धौलावीरा है उसमें शहर तीन भागों में बटा हुआ मिलता है। तीन तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। धौलावीरा के जैसे जो नगर दुर्ग है उसमें दो भागों की अच्छी से घेराबंदी की गई है और जो बाहरी तीसरा भाग है उसकी घेराबंदी नहीं की गई है। आगे हम देख रहे हैं कि इनकी आर्थिक क्रियाएं क्या थी। इनका मतलब जो रुपया पैसा कमाने का जरिया था या जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें इकट्ठा करने का, तो ये किस तरह से करते थे। तो इनका पहला था आपका कृषि। तो ये जो सभ्यता थी ये कृषि पे काफ़ी आधारित थी। यहाँ पे गेहूँ जौ मुख्य सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य फसल था वो गेहूँ और जौ था। तो यहाँ पे गेहूँ की दो प्रजातियाँ मिली है, क्लब छीट और भारतीय ड्वार्फ छीट। तो ये दो प्रजातियाँ गेहूँ की मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ मिली हैं। तो ये याद रखने वाली हैं, क्लब छीट और भारतीय ड्वार्फ छीट। खजूर, सरसों, तिल, कपास, मटर, ये सारी चीज़ों के भी वहाँ साक्ष्य मिले हैं। दलहन की काफ़ी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जो सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय है ये भी हड़प्पा वासियों को जाता है। तो ये हड़प्पा वासी लोग कपास भी उगाते थे। अगला है कि ये लोग पालतू और जंगली जानवर भी रखते थे। तो यहाँ भेड़ बकरी के भी साक्ष्य मिले हैं। और कुबड़े वाले पशु जैसे बैल और भैंसा ये भी इनके पालतू पशुओं में आता था। ऊँट का प्रमाण मात्र कालीबंगन से मिला है। जो कालीबंगन जगह है वहाँ से मात्र ऊँट का प्रमाण मिला है। अमीरी एक जगह है जहाँ से बारहसिंगा का प्रमाण मिला है। वहाँ की मोहरों पे बारहसिंगा गुदा हुआ है। अगला इनका व्यवसाय था शिल्पकारी। तो केसरा, सोना, ईंट निर्माण, पत्थर के जो डिजाइन होते थे, बुनकर, नाव निर्माण, टेराकोटा निर्माण, धातु शिल्प, तांबे व कांसे के बर्तन, तो ये भी इन लोगों का मुख्य व्यवसाय थे। और सोने चांदी के मनके, ताबीज, झुमके, चांदी के आभूषण, हाथी दांत, लाल काले पत्थर, मन का निर्माण, कार्नेलियन से मल का निर्माण होता था। और मुहरें
सेल खड़ी की बनी होती थी। यहाँ जो मोहरें होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। व्यापार और वाणिज्य, तो ये लोग, इन लोगों का जो व्यापार था उसमें आयातित वस्तुओं में मुख्यतः धातुएं थी, जैसे सोना हो गया, चांदी, तांबा और जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग बाहर से आयात करते थे। और निर्यात में इनका जो था खाद्यान्न था, या फिर निर्मित गहने, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, कपास की वस्तुएं या वस्त्र, तो ये सारी चीज़ों का ये लोग निर्यात करते थे। और इनके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और संभवतः ये भी माना जाता है कि लोहे का ज्ञान न होने की वजह से जब इन पे किसी ने आक्रमण किया होगा और उनके पास लोहे के हथियार रहे होंगे, तो ये लोग कमज़ोर पड़ गए होंगे और इस वजह से ये लोग हार गए होंगे। तो ये भी इनके अंत का एक कारण माना जाता है कि इनको लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आगे हम देखेंगे कि वहाँ की संस्कृति और समाज कैसा था। तो राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी, दो विद्वानों के अनुसार है। डी कौशाम्बी के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता थी या हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसमें पुरोहित मुखिया हुआ करते थे। मतलब पुरोहित समाज के सभी ऊंचे पदों पे या सारा जो भी था वो पुरोहितों के पास होता था। और दूसरा RS शर्मा के अनुसार ये लोग कि यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग था, जो व्यवसायी लोग थे, पैसे रुपए पैसे वाले लोग, तो ये मुखिया होते थे, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। आगे हम देखेंगे धर्म। तो धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मतलब हम हमारे हो गए आदि शिव। मातृ देवी की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं और पशुपति की मूर्ति मिलती है। यहाँ पीपल का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता था। और लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। और लिंग पूजा के साथ साथ योनि पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। कई जगह पे योनि की पूजा के, मतलब योनि को काफ़ी पवित्र उसमें माना गया है, जिस तरह से लिंग पूजा है। और बिना कुबड़ वाले सांड की भी ये लोग पूजा करते थे। तो ये इनकी धार्मिक व्यवस्था हो गई। लिपि और भाषा, तो यहाँ चित्रलिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। लिपि के संकेत लगभग 400 से 600 हैं। और जो मूल संकेत हैं लिपि के वो 40 से 60 के आसपास हैं। अधिकतर लेखन जो इन लोगों के हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखे गए हैं, मतलब जैसा हमारी हिंदी लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर। और यहाँ पे जो लिपि के प्रमाण हैं वो मोहरों, मूर्तियों या फिर कुछ पत्थरों पे गुदे हुए इस टाइप से मिलते हैं। लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। जो माप तोल की प्रणाली था उसका सिस्टम कुछ ऐसा था कि 2, 4, 6, 8 इस तरह का कुछ वो होता था, और 16 के दशमलव गुणजों में होते थे। और लंबाई के लिए यहाँ हाथ की लंबाई का मापांक यूज होता था। जैसे यहाँ 37.6 सेंटीमीटर या 51.8 सेंटीमीटर या 53.6 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा लगता है कि ये हाथ का, जो हमारे हाथ होते हैं उनकी लंबाई के मापांक रहे होंगे। और जो अब यहाँ पे आखिर में आते हैं हम कि ये इन लोगों का जो धार्मिक मान्यताओं को लेके काफ़ी बात होती है, लेकिन इनके यहाँ अंतिम संस्कार का जो तरीका था, उनके यहाँ कब्रिस्तान भी मिले हैं और वहाँ शवों को जलाने का भी प्रमाण मिलता है। तो ये भी कहा जाता है कि ये लोग जले हुए शवों को या तो दफन करते थे, तो अध जले शव दफन किए जाते हों, या फिर कुछ लोग शव दफन करते हों, कुछ लोग जलाते हों, तो इस टाइप के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। अब इनके पतन का जो सिद्धांत है कि इनका पतन कैसा हुआ, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इनके पतन को लेके। तो इनके पतन को लेके सिद्धांत हैं, उसमें पहला है शीघ्र पतन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने इन पे आक्रमण किया हो या किसी बाहरी शक्ति ने इन पे आक्रमण किया हो, और ये लोग आक्रमण को रजिस्ट नहीं कर पाए और ये पूरी की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई। इसका जो ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में आर्यों द्वारा दुर्गों के विनाश का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने काफ़ी दुर्गों को तोड़ा था। तो इससे भी काफ़ी विद्वान अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इन पे आर्यों ने आक्रमण किया हो और ये लोग समाप्त हो गए हों। कब्रिस्तान की जो एच टाइप व्यवस्था है ये आर्यों से संबंधित है, और इससे भी ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है आर्यों ने इन पे आक्रमण किया हो। अगला है हमारा क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो आर्य आक्रमण की अपेक्षा मोहनजोदड़ो एवं चंद्रहूदड़ो नदियों का सूखना
मतलब जैसे मोहनजोदड़ो और चंद्रहूदड़ो में प्रमाण मिलता है बाढ़ का, वैसे ही कालीबंगन और बनवाली में मिलता है कि नदियों का सूखना या अत्यधिक खेती के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति का खत्म हो जाना या जंगलों के विनाश से वहाँ की जो ईंधन की लकड़ी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो लोग वहाँ से स्कप कर गए, मतलब लोग वहाँ से निकल गए, किसी दूसरी जगह के लिए पलायन कर गए। तो ये भी एक सिद्धांत है, ये भी काफ़ी, मतलब वैसे दोनों सिद्धांत आपस में एक ऐसा नहीं है कि इसको खारिज किया जा सकता है या इसको, लेकिन हो सकता है कुछ स्थानों पे आर्यों ने आक्रमण किया, हो सकता है कुछ स्थानों पे इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हुई होंगी। तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे आर्यों द्वारा विनाश, तो व्हीलर और गार्डन ने, दो महान विद्वान थे, इन्होंने ऐसा कहा है। भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट होना, तो मार्शल और मैके ने और एस आर राव ने ये थ्योरी दी है कि भीषण बाढ़ आई हो। मोहनजोदड़ो में अगजनी द्वारा विनाश हुआ हो, तो ये डी कौशाम्बी ने ऐसा कहा है। और वर्षा की कमी से कृषि और पशुपालन का विनाश होने की वजह से लोग, इस हो सकता है इस वजह से ऐसा हुआ हो, तो आर एल स्टाइन ने ऐसा कहा है। भूकंप द्वारा विनाश, ये डेल्स की थ्योरी है। जल प्लावन और भूतात्विक परिवर्तनों द्वारा विनाश, तो ये दयाराम साहनी की थ्योरी है। ओलावृष्टि एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा विनाश, तो आर एल स्टाइन व अमलावंद घोष की ये थ्योरी थी। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश, ये कैनेडी की थ्योरी थी। महामारी द्वारा विनाश, कलकत्ता और कराची के 100 परीक्षणों से ऐसा लगता है कि महामारी द्वारा इनका विनाश हुआ हो। प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन, तो सर जॉन मार्शल के अनुसार ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि ये प्रशासनिक शिथिलता के कारण इनका विनाश हुआ हो। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे हम हिस्ट्री के कुछ और टॉपिक देखेंगे। तो इस तरह के टॉपिक्स को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।